चलो देखो, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोगों ने एक सेकेंड, प्रोकैरियोटिक से पहले एक और चीज मेरे को आपको समझाना है। लिखना शुरू करो अभी। एक छोटा सा ना फ्लो चार्ट हम बनाएंगे पूरा सेल के बारे में कि एग्जैक्टली जो सेल होता है वो क्या क्या, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसको हम क्या क्या बोलते हैं। सेल को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, एक तो हो गया मेरे पास सेल का सेल कोट, और एक हो गया सेल के अंदर का कंटेंट प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फिर सेल कोट को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। एक को हम बोलते हैं आपका ग्लाइको कैलिक्स एंड सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोकैलिक्स सिर्फ और सिर्फ हमारी बैक्टीरियल सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल ना, यस उनके अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर हमारे एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि सेल वॉल कहाँ कहाँ पे होती है? सेल वॉल हमारी प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर होती है नहीं होती, फंजाई के अंदर होगी या फिर बैक्टीरिया के अंदर होगी। सिर्फ इनके अंदर मेरे पास सेल वॉल पाई जाती है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों प्रोटोप्लाज्म के बारे में, तो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, यही ना। न्यूक्लियस के अंदर भी अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के अंदर मेरे को तीन चीजें देखने के लिए मिलेंगी, इवन दो ही लिख लो। दो चीजें कौन कौन सी होंगी न्यूक्लियस के अंदर? एक तो न्यूक्लियस के अंदर होगा जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम लिखेंगे क्रोमेटिन मटेरियल। और क्या होगा न्यूक्लियस के अंदर? होगा आपका न्यूक्लियोलस, होगा ये। यस और न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। अगर हम बात करेंगे कौन सी सेल की? यूकैरियोटिक सेल की। अब साइटोप्लाज्म में आ जाओ। साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें आती हैं। दो टर्म्स हम यूज करते हैं। एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स, जिसको हम मैं लिख रही हूँ अभी यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। एक साइटोप्लाज्म का फ्लूइड वाला मटेरियल। साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा था ना, एक फ्लूइड फ्लूइड नेचर का होता है ना। यस मैम। तो जो लिक्विड वाला पार्ट होता है ना पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म का, उसको हम बोलते हैं हाइलोप्लाज्म। दिस इज हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म क्या है? दिस इज द लिक्विड मैट्रिक्स। ये पूरा लिक्विड मैट्रिक्स वाला पार्ट है विदाउट सेल ऑर्गेनेलीज। अब ये वाली लाइन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि हमने अब तक मतलब 9th क्लास में ये चीज पढ़ी थी कि मेरा सेल है, सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म का मतलब होता है वो फ्लूइड प्लस सेल ऑर्गेनेलीज। फ्लूइड प्लस सेल ऑर्गेनेलीज दोनों को कंबाइन फॉर्म में हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। मैंने क्या किया उस साइटोप्लाज्म में से? साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जो स्ट्रक्चर, उन सबको अलग कर दिया, लिक्विड को अलग कर दिया। जो सिर्फ लिक्विड वाला पार्ट है उसको बोलेंगे हाइलोप्लाज्म, और जो उसके अंदर ऑर्गेनेलीज है उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। ये लाइन समझ में आया डिफरेंशिएट कैसे हुआ? यस मैम। अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के अंदर भी दो टाइप की स्ट्रक्चर्स हमें पाई जाती हैं। एक तो होती है, आपने 9th में ये पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म जो है वो जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हो गया उनको पकड़ के रखता है, या फिर वो उस साइटोप्लाज्म के अंदर। एम्बेडेड होती हैं, ये पढ़ा होगा। यस मैम। All the cell organelles are embedded in the cytoplasm। जो फ्लूइड वाला बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स में मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेल ऑर्गेनेलीज प्लस सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन लिख लो। सेल इंक्लूजन के अंदर हमने जैसे प्लांट सेल के अंदर पढ़ा था कि वैक्यूल प्रेजेंट होता है, तो वैक्यूल को कभी भी सेल ऑर्गेनेली नहीं बोलेंगे, इट इज द सेल इंक्लूजन। या फिर हमारे सेल के पास रिजर्व फूड मटेरियल भी हो सकता है, उसको भी हम बोलेंगे सेल इंक्लूजन, रिजर्व फूड मटेरियल। क्या होता है? क्या बेटा?
सेल इंक्लूजन क्या होता है? इंक्लूजन का मतलब ऐसी छोटी छोटी बॉडीज, छोटी छोटी बॉडीज, मतलब इंक्लूजन का मतलब ऐसा मतलब किसी चीज का एग्रीगेट है, बहुत सारी चीजें मिलके एक जगह इकट्ठी हो गई और उन्होंने एक बॉडी बना लिया, वो इंक्लूजन कहलाता है। प्रॉपर सेल ऑर्गेनली नहीं है वो, किसी चीज का एग्रीगेट है बस। ओके मैम। ठीक है, सेल इंक्लूजन। मैम ऑर्गेनली स्लाइड ऊपर करना। मैम इस सेल कोड वाला लिखना था। ये छोटा सा डिफरेंशिएशन था जो हेल्प करता है हमें याद रखने में चीजें, कि सेल के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है और उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं। मैम अब नीचे कर दो। हो गया? मैम 2 मिनट। मैम वैक्यूम के नीचे क्या लिखा है? रिजर्व फूड। मैम हो गया। होंगे ना? अब आ जाओ प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर। अब प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोगों को पता है प्रोकैरियोटिक सेल को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल सेल ना? यस मैम। चलो फिर इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर सब ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? बैक्टीरिया का। ओके मैम। से 3 लेयर्स बनाना। लिखो अभी जरा इसमें। तो ये हमारे पास है एक प्रोकैरियोटिक सेल या फिर एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर में सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज
ग्लाइको कैलिक्स, सबसे बाहर ग्लाइको कैलिक्स प्रेजेंट होगा, देन उसके अंदर के साइड प्रेजेंट होगा आपका सेल वॉल, एंड सबसे इनर साइड में होगी मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले आपको लेयर्स का सीक्वेंस याद है, सबसे बाहर ग्लाइको कैलिक्स, सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सॉर्टेड यहां तक। फिर इसके बाद इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनर साइड में ऐसे इन्वेजिनेशंस होते हैं, ऐसे जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसके अंदर इनर फोल्डिंग्स भी हम इनको बोल देते हैं, या फिर इनर इन्वेजिनेशंस भी हम इनको बोल देते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। दीज आर द इनर फोल्डिंग्स या फिर आपका इन्वेजिनेशन, एंड दीज इनर फोल्डिंग्स और इन्वेजिनेशंस आर नोन एज, क्या बोलते हैं इनको? मेसोसोम। एग्जैक्टली, दीज आर द मीजोसोम्स। क्या लिखेंगे मीजोसोम को? मीजोसोम आर द इन्वेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनवर्ड इन्वेजिनेशन से आउटवर्ड है ये? इनवर्ड्स। इनवर्ड है, वेरी गुड, लिख लिया। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज नोन एज फ्लैजिला एंड दिस इज नोन एज पिलाई। इनके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होगा, और जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है? नाम लिखवाया था आप लोगों को डिफरेंस में, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, वेरी गुड। हमारे बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। किस टाइप के राइबोसोम्स? सेवेंटीएस राइबोसोम्स पाए जाते हैं। मैम ये फ्लैजिला के ऊपर ये डार्क सा क्या है? टिप। कुछ नहीं है, डार्क ऐसे ही बनाया हुआ है, नॉर्मल है। ओके मैम। इसके साथ साथ जैसे इनके अंदर इन्वेजिनेशंस है, इनकी कुछ इन्वेजिनेशंस को हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर। एंड इन क्रोमेटोफोर्स को हम बोलेंगे यहाँ पे कि इन क्रोमेटोफोर्स का काम क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होंगे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। यस मैम। इसका मतलब क्योंकि बैक्टीरिया के पास क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है, तो ये क्रोमेटोफोर किसका काम करेगा? क्लोरोप्लास्ट का काम करेगा, नहीं करेगा? सिमिलर टू क्लोरोप्लास्ट। देखो मैम ये 70s राइबोसोम्स और 80s राइबोसोम में क्या अंतर है? 70s की सब यूनिट्स अलग है, 70s 50s और 30s दो टाइप के अलग अलग टाइप की यूनिट से मिलके बना है। 80s में एक 60s की यूनिट होती है, एक 40 होता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। और 70s सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर, 80s सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर। तो मैम ये 30s और 40s इन सब में क्या डिफरेंस है? इनके यूनिट्स अलग अलग क्यों है? हाँ यूनिट अलग है ना, एक 30s है एक 40s है। देखो 70s वाला जो है ना वो दो यूनिट होते हैं, कल लिखवाया तो था मैंने आप लोगों को। 70 में होता है 50s और 30s। 50s लार्ज यूनिट होगी, 30s स्मॉल यूनिट। मैम लेकिन हाँ बोलो। मैम ये तो 18s हो गया। हाँ कल समझाया था ना बेटा, 80s हो गया। प्रॉपर मैथ्स नहीं लगानी है यहाँ पे, सेडिमेंटेशन है ये। मैथ्स की तरह ऐड मत कर देना, क्योंकि कुछ यूनिट्स याद ऐसे रखते हैं, इसकी जो कुछ यूनिट होती है वो ज्वाइनिंग के टाइम पे यूज हो जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ 70s बचता है, 50 और 30 कंबाइन होके। मैम मतलब इनका दिखने में अंतर होता है कि 70s क्रोमोसोम नहीं, और 80s 70s की जो लार्ज यूनिट है वो 50s की है, मतलब इनका नाम दिया गया है सिर्फ ऐसे ही। ये सेडिमेंटेशन पता है क्या होता है? एस, अच्छा इसको भी लिख लो आपका, जो यहाँ पे ये एस है ना,
एस का मतलब क्या है, ये आप आगे राइबोसोम पूरा जब पढ़ोगे ना वहां पे बताऊंगी वैसे मैं। स्वेडबर्ग यूनिट हम इसको बोलता है, ये डेंसिटी बताता है हमारी, इट मीजर्स द डेंसिटी, या फिर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो ऐसे समझ लो जो एटीएस वाला होता है थोड़ा लार्ज साइज का होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। मैम साइड में करना, लेफ्ट साइड। और इसके अंदर बस पूरा साइटोप्लाज्म बना देना, क्योंकि और सेल ऑर्गेनलीज तो होती नहीं है। डन मैम। चल अभी इनके बारे में लिखो, एक एक पार्ट के बारे में, जो सब मैंने आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में लेबलिंग कराया है उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आउटर साइड में क्या था मेरे पास, ग्लाइकोकैलिक्स था ना। तो यस। बच्चे ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये आपका दो चीजों से मिलके बना होता है, पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन से। ग्लाइकोकैलिक्स आपका दो टाइप से हो सकता है, या तो आपका ग्लाइकोकैलिक्स एकदम लूजली पैक्ड हो सकता है, मतलब एक लूज कवरिंग बनाएगा, लूज शीट हमको इसको बोलेंगे, या फिर हम इसको स्लाइमी लेयर बोल देंगे। या फिर आपका ग्लाइकोकैलिक्स टफ और थिक भी हो सकता है। जब ये टफ और थिक होता है तब हम इसको बोल देते हैं कैप्सिड। अगर ये एकदम स्लाइमी मतलब बहुत स्लिपी स्लिपी है तो लूज शीट है वहां पे, मतलब स्लाइमी लेयर है। और अगर आपका टफ है तो उसको बोल देंगे हम आपका कैप्सिड। ग्लाइकोकैलिक्स का रोल क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स आपके बैक्टीरिया को किसी दूसरे सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करता है। ग्लाइकोकैलिक्स इनके अंदर से वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। इसके साथ साथ ये इनको प्रोटेक्ट करता है किसी होस्ट के इम्यून सिस्टम से। मैम हो गया। ग्लाइकोकैलिक्स के इनर साइड में क्या आता है, सेल वॉल। सेल वॉल। अब सेल वॉल के बारे में देखते हैं। मैम एक मिनट दिखा दो। बैक स्लाइड। ये नीचे भी स्पेस है, आंख के नीचे लिख ले। मैम लास्ट क्लास के नोट्स नहीं भेजे थे आपने। आपने लिख तो लिए थे सब कुछ, और वैसे भी मैंने चार्ट सी कराया था इसलिए नहीं भेजे मैंने। मैम मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी। ठीक है मैं शेयर कर दूंगी, वैसे रिकॉर्डिंग मैंने अपडेट करा दी थी आफ्टरनून में ही। यस मैम, मैंने अभी जस्ट क्लास से पहले देखी थी। चलो सेल वॉल जो होती है हमारी वो बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकन से। पेप्टाइडो ग्लाइकन जो होता है आपका ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, नाग एंड नाम।
शॉर्ट फॉर्म्स हैं नाग और नाम। नाग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। नाम मतलब एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड। ये आपका पेप्टाइडोग्लाइकन से बनता है। लिखो इसको भी। नेक्स्ट टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा बेटा? इस संडे तो कोई टेस्ट नहीं होगा, उससे नेक्स्ट संडे होगा टेस्ट, जिसमें आएगा आपका मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर। गुड इवनिंग मैम। Morphology, गुड इवनिंग। मैम अभी तक आपने क्या क्या करा दिया? सब कुछ पढ़ा दिया अभी तक मैंने। चैप्टर फिनिश। वो मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है ना, नेटवर्क इश्यूज की वजह से मेरा अभी ज्वाइन हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो, 2 पेजेस छोड़ दो जहाँ पे नोट्स बनाए हुए थे। अब जो मैं लिखवाऊंगी वो लिखना, ठीक है? बैक्टीरिया की सेल मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब बैक्टीरियल सेल। मैम सच्ची में चैप्टर खत्म हो गया? नहीं 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 हुआ बेटा। ओके मैम। कल क्लास लिया था यस मैम, लिया था। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल बोला था, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। हाँ यस मैम। बस वही प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रही हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल लिखवाई है कि उसकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन के 2 मोनोमर्स होते हैं, नाग और नाम। एन का मतलब होता है बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये पोजीशन बता रहे हैं ये आपका। एन फॉर नाइट्रोजन, एन पोजीशन पे एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? हमें सेल किस वॉल चीज में हेल्प करते सिर्फ सेल वॉल बनाता है ये सेल। हाँ वही फंक्शन लिखवा रही हूँ सेल वॉल का। सेल वॉल का फंक्शन हम लोगों को पता है, सेल को रिजिडिटी देने में हेल्प करता है ये। रिजिडिटी, सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देगा, देगा या नहीं? सेल को प्रोटेक्ट करेगा। दीज आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। इसके इनर साइड में क्या आती है हमारे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या फिर सेल मेम्ब्रेन। आकांक्षा सबसे पहले जब भी हम प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ते हैं, सबसे बाहर ग्लाइको कैलिक्स आता है, सेकंड नंबर पे उसके अंदर सेल वॉल, और सबसे इनर साइड में सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इसकी सेमी परमिएबल होती है। सेमी का मतलब होता है हाफ ना, यस मैम, हाफ। सेमी परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है परमिट करना, परमिशन देना। मतलब सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर होने के लिए अलाउ करती है सेल मेम्ब्रेन, सारे सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करती, क्योंकि सेमी परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी सेल के अंदर एंटर होने। सेल मेम्ब्रेन के कुछ मॉडिफिकेशंस थे बच्चों, 2 मॉडिफिकेशंस बताए थे, मीजोसोम्स और क्रोमेटोफोर। यस मैम। मीजोसोम एंड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम नहीं, क्रोमेटोफोर। अभी मीजोसोम का क्या होता है? मीजोसोम भी ना 3 टाइप से हो सकते हैं। या तो ऐसी स्ट्रक्चर हो सकती है एकदम ट्यूब्यूल लाइक हो सकती है, या फिर ऐसे हो सकती है। जो इनर साइड में इमेजिनेशन थे वो 3 टाइप से हो सकते हैं। अगर ये छोटे से होंगे वेसाइकल, लॉन्ग ट्यूब लाइक होंगे ट्यूब्यूल, बहुत सारे होंगे एक साथ लेमेला। मीजोसोम का काम क्या होता है? मीजोसोम के पास होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो इसका मतलब ये बैक्टीरियल सेल की रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे या नहीं? यस मैम। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इनके पास होते हैं। एंड इसके अलावा यही हमारे सेल के डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। कल बताया था डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर क्या कराते हैं? क्रोमेटोफोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड। और सिर्फ कैसे बैक्टीरिया के अंदर पाए जाएंगे?
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही, ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। लिख लो। मैम हो गया। सबका हो गया? यस मैम। अब जरा एनसीईआरटी क्या लिखती है उसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी लिखता है कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है वो सब क्या होता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। पीपीएलओ इज द स्मॉलेस्ट सेल ना। ये जनरली इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, बट इनका जो मल्टीप्लिकेशन रेट होता है, मतलब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनाने, 2 से 4, 4 से 8, ये मल्टीप्लिकेशन रेट होता है बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। इनके अंदर भी बहुत सारी शेप और साइज के अंदर वेरिएशंस देखने के लिए मिलेंगे। अब लिखो, इनके हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी 4 शेप्स पाई जा सकती है, जो मैंने आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में कराई थी ना। यस मैम। बेसिलस, रोड लाइक, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कोमा शेप एंड स्पाइरलम, स्पाइरल शेप। करा दी थी चारों शेप। आ गया। यस। फिर हमको बोलते हैं ये कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स का वो फंडामेंटली सिमिलर है, इवन दो प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल सिमिलर यूकैरियोटिक के है, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर बहुत शेप और फंक्शंस में अलग अलग वैरायटी पाई जाती है एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहे हैं, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल। हर एक प्रोकैरियोट के अंदर सेल वॉल होता है। सेल वॉल सराउंडिंग द हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। अगेन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ा है, माइकोप्लाज्मा लेक सेल वॉल नहीं होती ना उसके अंदर। यस। और सेल वॉल किसको सराउंड करके रखती है, सेल मेम्ब्रेन को ना, बिकॉज सबसे इनर साइड में सेल मेम्ब्रेन, फिर बाहर सेल वॉल और फिर उसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स था, और उसके इनर साइड में क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको हमने बोला साइटोप्लाज्म। और हमने वहां पे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं बनाया ना, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बाहर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलेंगे, नेक्ड डीएनए बोलेंगे, नेक्ड जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। जो मैंने आपको डिफरेंस में लिखवाया था, कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है इनका, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर ना। यस। इनके पास सर्कुलर डीएनए होता है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। इस पॉइंट को वहां पे डायग्राम में लिख लो। ये तो हो गया हमारा जो ये वाला डीएनए लिख रहे हैं, ये दिस इज योर जीनोमिक डीएनए जो सबके अंदर होता ही होता है। लेकिन इनके पास ना जीनोमिक डीएनए के अलावा एक और एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। आप 12th क्लास में इस प्लाज्मिड का पूरा रोल पढ़ोगे कि इसी प्लाज्मिड की वजह से हमने बैक्टीरियाज का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में करना शुरू किया, बायोटेक्नोलॉजी में इसी प्लाज्मिड का यूज किया गया।
सपोज मेरी बॉडी के अंदर कोई नया जीन इंट्रोड्यूस कराना है आपको, तो आप इस प्लाज्मिड की हेल्प से करा सकते हो। इस छोटे से प्लाज्मिड ने पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग बना ली थी, सिर्फ इस प्लाज्मिड ने। ठीक है, क्योंकि इस प्लाज्मिड के पास में एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो हमारे किसी भी डीएनए के पास प्रेजेंट नहीं होती। इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। इसको किसी की जरूरत नहीं है अपने आप को मल्टीप्लाई कराने के लिए, खुद मल्टीप्लाई करता रहता है। ठीक है, तो सिर्फ ये याद रखना, बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक जीनोमिक डीएनए होता है और उसके अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मटेरियल भी हम बोल देते हैं, मतलब साइटोप्लाज्मिक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल विच इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। ठीक है, यस मैम। चलो देखो फिर ये लाइन हमने कर लिया कवर। ये बोलता है कि मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए के बाहर एक एक्स्ट्रा डीएनए है, इस डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। मतलब फिनोटाइपिक, फिनोटाइप का मतलब होता है आपका अपीयरेंस कैसा है, आप दिखते कैसे हो। फिनोटाइप मतलब आउटर अपीयरेंस, कि जो ये प्लाज्मिड डीएनए है ना, इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल बैक्टीरिया के डीएनए के जैसा होता है, फिनोटिपिकली सिमिलर होता है। ठीक है, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। और इसी प्लाज्मिड के पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस बना सकते हैं। उनके अंदर रेजिस्टिविटी का मतलब होता है बचाना एंटीबायोटिक से, किसी चीज से उसको सेफ करना। ठीक है, इन हायर क्लासेस, आप नेक्स्ट क्लासेस मतलब 12th क्लास में पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में, जो ये चीज ये लिख के भी दे रहे हैं आप लोगों को कि इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट द प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। मतलब मुझे अपनी बॉडी के अंदर कोई जीन, कोई नया डीएनए इंट्रोड्यूस कराना है तो मैं इस प्लाज्मिड की हेल्प से नया जीन इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ। नो ऑर्गेनेल लाइक द वन इन यूकैरियोटिक आर फाउंड इन एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती प्रोकैरियोट्स के अंदर एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम भी कैसे पाया जाता है? 70 years। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड, इन्हीं को हम बोलते हैं मेसोसोम, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोट का। दीज आर द एसेंशियल इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन के एसेंशियल इनफोल्डिंग्स है और जिनके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है, प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो अब रेस्पिरेशन तो वो भी करेंगे, तो रेस्पिरेशन वो अपने मेसोसोम्स के थ्रू कर लेते हैं। डन। एक बार देखो जल्दी से अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से, कोई भी वर्ड कोई भी लाइन नहीं समझ में आ रहा पूछ लो एक बार। Prokaryotes have something unique in the form of inclusions। inclusions वही एग्रीगेट फॉर्म, एग्रीगेट फॉर्म। इनके अंदर इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, वो लिखवाऊंगी मैं अभी आपको अलग से। ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी के अंदर कुछ अमाउंट में आप ऐसे समझ लो पीएचपी, पीएचपी क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी पीएचबी होता, पीएचबी ब्यूटाइरेट पीएचबी होता है। तो बहुत सारा पीएचबी इकट्ठा हो जाके एक ग्रेन्यूल बना देता है, उसको इंक्लूजन बोलते हैं। बहुत सारा ग्लाइकोजन इकट्ठा हो जाएगा इनकी बॉडी में, वो एक स्ट्रक्चर बना लेगा, उसको इंक्लूजन बोल देते हैं। ऐसी इंक्लूजन बॉडी होती है। बहुत सारी गैस इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, गैस वैक्यूल बना लेंगे अपने अंदर। ओके मैम। मैम और आगे कुछ मैम इसमें भी याद करने का ज्यादा है। याद करने का ज्यादा नहीं है बेटा, पता है याद क्या करोगे, याद ये करोगे आप लोग वैल्यूज कि पीपीएलओ का साइज कितना होता है, वायरस का साइज कितना होता है, यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है, ये चीजें होती है याद करने की। ये जो मैं समझा रही हूँ कि भाई डीएनए होता है, एक प्लाज्मिड होता है, ये याद नहीं होता। ये 2-3 बार पढ़ोगे ना खुद चीजें याद हो जाएंगी। ये नहीं कि मतलब याद नहीं करना है बैठ के इनको, बस रिवीजन करना है। जैसे एक बार अब मैंने पढ़ा दिया आपको, जो कल पढ़ाया था उसको आज एक बार रिवाइज करना था आपको क्लास में आने से पहले। जो आज पढ़ा दिया है उसको नेक्स्ट क्लास से पहले रिवाइज करके आना।
ये प्रॉपर बार बार रिवीजन करते रहोगे ना, चीजें खुद याद हो जाएंगी। ओके। ठीक है, चलो फिर सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में लिखते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल, उनके पास एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप, एनवेलप के अंदर तीन चीजें आ रही हैं, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, बीच में सेल वॉल और सबसे इनर साइड में सेल मेम्ब्रेन। तो ये बोल रहा है वही चीज कि हमारी जो सेल एनवेलप है बच्चों, वो तीन चीजों से मिलके बनी होती है। 3 लेयर स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप, तीनों की तीनों लेयर के अलग अलग फंक्शंस हैं, और जब ये एक साथ मिल जाती हैं बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ठीक है, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। हम बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। अब ये क्या होता है इसको समझना। हमारे पास एक ग्राम साइंटिस्ट थे, ग्राम साइंटिस्ट बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहे थे, सिर्फ समझ लेना ऐसे ही। साइंटिस्ट बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बैक्टीरिया को पकड़ा और बैक्टीरिया को एक डाई में डाल दिया। क्रिस्टल वॉयलेट कलर की डाई थी, क्रिस्टल वॉयलेट कलर की डाई के अंदर उन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया को डाला, फिर उन सभी बैक्टीरिया को अल्कोहल से वॉश कर दिया। क्या होगा, वो जो डाई थी वो निकल जाएगी ना। चलो डाई वाला छोड़ो, डाई वाला छोड़ो, मेरा हैंड है, ये 2 हाथ है, ठीक है। एक हाथ के ऊपर मैंने अपने लेमिनेशन की हुई है, दूसरे हाथ के ऊपर लेमिनेशन नहीं है। याद रखना कौन से के ऊपर लेमिनेशन है। दिस वन इज राइट हैंड, दिस वन इज लेफ्ट हैंड। राइट हैंड पे लेमिनेशन है, दोनों हैंड्स को मैंने डाई में डिप किया, फिर उसके बाद वाटर से या अल्कोहल से वॉश कर दिया। मेरे कौन से हाथ पे डाई रहेगी, मैं विजिबल नहीं हूँ क्या? मैम हो लेफ्ट हैंड पे। राइट हैंड पे क्या हो जाएगा, पिन कर लो बेटा मेरी वीडियो को। राइट हैंड पे डाई क्यों नहीं आएगी? राइट हैंड की जो डाई है वो रिमूव हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यस मैम। धुल जाएगी। लेफ्ट हैंड की नहीं धुलेगी, क्योंकि इस वाले हैंड पे मैंने एक एक्स्ट्रा लेयर लगाई हुई थी, ऊपर लैमिनेशन की हुई थी, जिसकी वजह से वो डाई स्किन तक नहीं जा पाई, स्किन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इसलिए वो धुल गई। आए थी समझ? यस मैम। सेम केस बिल्कुल बैक्टीरिया के साथ है कि कुछ बैक्टीरिया उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है लिपिड की बनी हुई, जिसको हम बोलते हैं लिपोपोलीसेकेराइड। दिस इज नोन एज लिपोपोलीसेकेराइड। लिपोपोलीसेकेराइड एकदम लेमिनेशन का काम करती है। तो जिन बैक्टीरियाज की बॉडी के बाहर लिपोपोलीसेकेराइड की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, उनके ऊपर से जो कलर है वो धुल जाएगा ना। डू नॉट स्टेन कलर। तो हमारे ग्राम साइंटिस्ट ने ऐसे बैक्टीरियाज का नाम रख दिया ग्राम, अपने नाम पे ही रख दिया नेगेटिव बैक्टीरिया। These are known as ग्राम नेगेटिव। और जिनके ऊपर कलर रह गया था, अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी कलर नहीं धुला, these are ग्राम पॉजिटिव। वही लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, पढ़ो अब। क्या कहते हैं कि भाई बैक्टीरिया को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर। स्टेनिंग प्रोसीजर को किस वे में रिस्पॉन्ड करते हैं, जो कि किसने डेवलप किया था? ग्राम साइंटिस्ट ने। ये बोलते हैं दोज टेक अप द ग्राम स्टेन। ग्राम साइंटिस्ट ने जो स्टेनिंग की थी, जिन्होंने स्टेन आ गया जिनके ऊपर, दोज आर नोन एज ग्राम पॉजिटिव, एंड द अदर्स दैट डू नॉट stained are known as gram negative bacteria. Clear है? कोई डाउट? नो मैम। आ जाओ।
फिर ग्लाइकोकैलिक्स को बोलता है। ग्लाइकोकैलिक्स अपनी कंपोजिशन और थिकनेस में भी वेरी करती है। वो मैंने आपको लिखवा दिया, लूज शीट जो होगी वो स्लाइम लेयर होगी, जबकि अगर आपकी थिक और टफ होगी उसको बोलेंगे कैप्सूल। सॉरी, मैंने वहां पे आपको कैप्सूल लिखवा दिया ना, आई गेस। इसको चेंज कर लो, चेंज कर लो बच्चे, उसको कैप्सिड कर लो, हटा के कैप्सूल कर लो उसको। और सेल वॉल का काम होता है डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया को, उसको बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाता है। कर लिया चेंज कैप्सिड को कैप्सूल। यस मैम। यस मैम। ओके, फिर आता है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर और आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, मतलब सब्सटेंसेस को अलाउ करती है सिर्फ और सिर्फ जो हेल्पफुल सब्सटेंसेस है बैक्टीरिया के लिए। स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है, जैसा यूकैरियोट्स के अंदर होती है ऐसी इसके अंदर होती है। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मॉडिफिकेशन है इन द फॉर्म ऑफ मेसोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक्सटेंशन हुए। ये एक्सटेंशन 3 टाइप के, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमेला। इन तीनों का काम क्या होता है, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन में ये हेल्प करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ये अपने पास रखेंगे। सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। डॉटर सेल मतलब जो नई सेल बनेगी एक बैक्टीरिया से, जो 2 नई सेल बनेगी उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्ली हो पाए सारा सब्सटेंसेस। ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं, कुछ सब्सटेंस बैक्टीरिया को अपने अंदर से सिक्रीट करना है उसमें भी हेल्प करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, एंजाइमेटिक कंटेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ बैक्टीरियाज के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से उसको क्या बोलते थे हम, क्रोमेटोफोर। ये किसके अंदर पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया, बिकॉज साइनोबैक्टीरिया इज अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर, जिनके पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्टली। तो यहाँ तक मेरे को बताओ बच्चों, सबको समझ आ गया है ना मैंने जितना भी बताया। मैम, हाँ जी। मैम एंजाइमेटिक कॉन्टेक्स्ट एक बार बता दो। एंजाइमेटिक कंटेंट का मतलब है कि भाई ऐसा कंटेंट जिसके पास एंजाइम्स ही एंजाइम्स प्रेजेंट है, बहुत सारे एंजाइम्स इनके पास प्रेजेंट है एंड दोज एंजाइम्स आर ऑल रिस्पांसिबल फॉर रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स इनके पास प्रेजेंट है। मैम इसका एग्जांपल रेस्पिरेशन के लिए बेटा एंजाइम्स, आपको रेस्पिरेशन के लिए अगर आप एंजाइम देखो बेटा, एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के हम हेक्सोकाइनेज एंजाइम उसके अंदर यूज करते हैं, पीएफ के यूज करते हैं, बहुत सारे एंजाइम होता है, याद नहीं रहेंगे अभी आप लोगों को। ओके मैम, क्लियर हो गया। डन, चलो फिर आज इसको इतना ही रखते हैं। फिर हमारा रह जाएगा राइबोसोम्स, इन्फ्यूजन बॉडीज। इस चैप्टर में मार्क्स आपके 2 या 3, 2 और लेक्चर और लगेंगे जहां तक है, मैम ठीक है। चैप्टर हाँ बहुत छोटा चैप्टर है, 2 या 3, मैक्स 3, क्योंकि सिर्फ पता है ना ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, ये प्रोकैरियोटिक वाला, इसी को मैं बहुत धीरे धीरे इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एक ऐसा पार्ट है जो आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी लिंक कर रहा है चैप्टर। और आगे 12th क्लास में आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना, सारी ये चीजें डिस्कस करोगे, इसलिए आई वांट कि धीरे धीरे करो ताकि आपकी चीजें ना ये सब माइंड एब्जॉर्ब कर पाए, ऐसा ना लगे हम लोग सब कुछ बाहर से पढ़ रहे हैं। मैम कुछ चीजें इसमें पढ़ी हुई है, कुछ चीजें 9th क्लास में हमने पढ़ रखी है। हाँ 9th क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं आप लोगों ने, यस ठीक है। मैम मैंने तो 9th क्लास से पढ़ाई नहीं की। अटेंडेंस लगवा लो। अब बच्चों आप लोगों ना प्लीज अपना मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर, एनाटॉमी वाला चैप्टर रिवाइज करते रहना, बिकॉज अभी टाइम है आप लोगों के पास बहुत ज्यादा अच्छे से। क्लासेस का काउंट स्ट्रेंथ भी हम लोगों ने थोड़ा कम कर दिया इसी वजह से, ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर पाओ। मैम अब अटेंडेंस
हाँ बेटा अटेंडेंस होगी। आज है थर्सडे। खुशनवाज, Yes, ma'am. आयुष कुमार, आयुष कुमार, निष्ठा, यस मैम। गुनिका, प्रेजेंट मैम। त्रिशा, अक्षय, प्रेजेंट मैम। अंशिका शर्मा, प्रेजेंट मैम। चेतना, प्रेजेंट मैम। मैम कल आपने अटेंडेंस लगा दी थी मेरी। हाँ लगी हुई है। कनिष्का, ओके मैम। कनिष्का, यशिका, यशिका भारद्वाज, मीनाक्षी, पीयूष शर्मा, महक गुप्ता, यस मैम। अंजलि, स्नेहा वर्मा, सृष्टि सिंह, कृष्णा, Yes, ma'am. ज्योति, मनीषा, प्रेजेंट मैम। तनिष्का, प्रेजेंट मैम। दक्ष, निधि, यस मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही अभी। शायद नेटवर्क इशू है। मैम लेफ्ट हो गई। मैम नहीं है क्लास में, लेफ्ट हो गई मैम। नेटवर्क की वजह से होगा शायद। हाँ। दूसरे बैच में अलग चैप्टर चल रहे क्या? आई डोंट नो, पता नहीं। सेम है। नहीं, वो कुछ बच्चे से ग्रुप पे बोल रहे थे ना कि दूसरे बैच में शायद अलग चैप्टर चल रहा है वगैरह। हाँ बोल तो रहे थे बट पता नहीं। मुझे तो लग रहा था कि शायद दूसरा ही चैप्टर चल रहा है। दूसरे बैच में चैप्टर 7 ही चल रहा है क्योंकि मैम ने नोट्स भी उसी के भेज रखे हैं ग्रुप पर। बट हमारे तो 8 है ना। कल की केमिस्ट्री की क्लास का टॉपिक हार्ड था क्या? मैंने भी क्लास नहीं अटेंड करी, रिकॉर्डेड। नहीं इजी था। तनिष्का इतना हार्ड नहीं था, इट्स ओके। लेफ्ट कर दे। बच्चों वाला टॉपिक था वो, बच्चों वाला। तो मैं 2x पे करके देख लूं, हो जाएगा? ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा।
आप 1x पे देखते हो क्या वीडियो लेक्चर सारे? हाँ इतना टाइम थोड़ी होता है यार। फिर समझ नहीं आता ना, कहीं इम्पोर्टेंट टॉपिक आए ना समझ 2x पे, इसलिए। लेफ्ट कर देगा, मैम आई नहीं रही। एक बार कोई ग्रुप में मैसेज करो या मैम से बोलो मैम आ प्रश्न। गई। हाँ, आ गई। कर दिया हमने। आई डोंट नो क्या हो गया था, मेरा लैपटॉप ना अचानक से बंद हो गया एंड वो रिस्टार्ट भी नहीं हो रहा था। मैम कुछ बच्चे तो लेफ्ट कर रहे हैं, क्या हो गया? कुछ बच्चों ने तो लेफ्ट कर दिया। मतलब आई डोंट नो अचानक से वो